हेलो स्टूडेंट, आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, प्राकलन के मूल सिद्धांत तथा प्रक्रिया। इसके बाद प्रकार प्राकलन के बारे में हम जानते हैं। प्राकलन क्या होता है? प्राकलन मतलब एस्टिमेट। एस्टिमेट क्या होता है? एस्टिमेट मतलब हम किसी भी कार्य को करने से पहले उसके मूल्य के बारे में, उसकी लागत के बारे में कि कितना पैसा लगेगा, कितनी उसकी खर्च आएगा, उसके बारे में हम किससे जानकारी लेते हैं? प्राकलन से। प्राकलन क्या है? प्राकलन है किसी प्रस्तावित निर्माण कार्य पर होने वाले व्यय तथा किसी युक्ति संगत व्यवहारिक एवं स्वीकार्य विधि से अनुमान लगाना प्राकलन कहलाता है। ठीक, तो प्राकलन में कौन कौन सी चीज़ें हमको आवश्यक होंगी इसके बारे में जानते हैं। प्राकलन में कार्य से संबंधित मदों की नक्शे, वर्किंग ड्राइंग, जो हम भवन बनाने जा रहे हैं उसकी हमारे पास पूरी ड्राइंग होनी चाहिए कि घर किस तरह से बन रहा है, उसका फाउंडेशन की डिटेल, उसके वॉल की डिटेल, उसमें किस तरह के दरवाजे लग रहे हैं, किस तरह से उसमें और तरह के निर्माण सामग्रियों का प्रयोग हो रहा है, उसके बारे में हमें पूरी तरह से जो हमारी वर्किंग ड्राइंग होगी वहाँ से हमको पता चलेगा। तो उसके द्वारा हम वहाँ से उसकी मात्रा को निकालेंगे। मात्रा को निकालने के बाद उसको वहाँ की वर्तमान दरों से गुणा करके, यदि सरकारी कार्य हो रहा है तो उसमें शेड्यूल रेट दर अनुसूची होता है जो सितंबर माह में हर पीडब्ल्यूडी विभाग में, हर पीडब्ल्यूडी का मतलब क्या है कि हर जिले का अलग अलग रेट जो है तय किया जाता है यूपी पीडब्ल्यूडी द्वारा। उस रेट के द्वारा हम जो हमारी मात्रा आई हुई है, परिमाण आया है, जो हमारी क्वांटिटी आई है, उसको क्या करेंगे? गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो हमको रेट निकल के आएगा उसी को हम क्या मानेंगे? उसी को हम अनुमानित लागत मानेंगे कि हमारे जो कार्य होने वाला है, जो भवन हम बनाने वाले हैं, जो निर्माण कार्य करने वाले हैं, उसमें जो लागत आने वाली है वो कितनी आएगी। अब इस लागत के द्वारा हम क्या करेंगे? अनुमानित लागत को पता लगा लिए। इसके बाद उस जो आपका कार्य हो रहा है उसमें श्रमिकों की भी आवश्यकता पड़ेगी, और वो कार्य कितने दिन तक होगा, इन सभी का अनुमान हम किस में लगाते हैं? एस्टीमेट में। तो अतः किसी निर्माण कार्य को शुरू करने से पूर्व उस पर होने वाले व्यय का यथासंभव शुद्धता से व्यवहारिक समय में अनुमान लगाना प्राकलन कहलाता है। इसमें निर्माण सामग्री, श्रमिक, औजार, मशीनें तथा इनके लिए धन की पूर्व व्यवस्था करने के लिए आकलन जरूरी हो जाता है। निर्माण कार्य के लिए आवश्यक मदों के परिमाणों की गणना करना क्या कहलाता है? प्राकलन। जैसा बताया हूँ, जो भी वर्किंग ड्राइंग आपकी होगी, जो भी आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, उसमें जो आपकी मात्रा निकलेगी उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्राकलन करना पड़ेगा। और जो उसमें सामग्री लगेगी, मजदूर लगेंगे, उनमें जो खर्च होगा उसके लागत को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कॉस्टिंग का उपयोग करते हैं। तो इस विधि को क्या कहेंगे? पूरी विधि को एस्टिमेशन और कास्टिंग कहते हैं। लोक निर्माण विभाग में किसी परियोजना पर तभी निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है जब इसके प्राकलन पर सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो गई हो और राष्ट्रीय बजट में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का प्रावधान कर दिया हो। प्राकलन का एक ऐसा पथ दर्शक है जो निर्माण कार्य को वित्तीय कार्य से भटकने नहीं देता है। अब कोई सरकारी कार्य हमको कराना है तो उसके लिए हम पहले क्या बजट को आवंटित करेंगे कि बजट हमारे पास ये है कि नहीं। सरकार को हम इसको क्या करेंगे? इस निर्माण कार्य में इतना खर्च आने वाला है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इस जितना भी निर्माण कार्य के लिए खर्च आएगा उसका हम क्या करेंगे? एस्टीमेट तैयार करके उसको भेजेंगे। तो यदि अगर वहाँ से सेंक्शन होता है, सरकार द्वारा उसको सेंक्शन किया जाता है, तो उस बजट के द्वारा उस कार्य को हम कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? और उसके द्वारा जो ठेका वाला काम होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कराने के लिए इसको क्या किया जाएगा? इस पर जो है हम टेंडर निकालेंगे, क्योंकि हम तो पहले से तो हमको पता नहीं है कि हम घर बनाने के बाद हमको कॉस्ट कितनी आएगी। ऐसा तो होता नहीं है। होता क्या है कि हमको ठेका निकालना पड़ता है, टेंडर निकालना पड़ता है। टेंडर निकालने के लिए हमको अनुमानित लागत का पता होना चाहिए कि इतने धनराशि में ये कार्य हो जाएगा। तो इन सभी कार्यों के लिए भी एस्टिमेशन की आवश्यकता पड़ती है।
अब प्राकलन का उद्देश्य क्या है? प्राकलन का उद्देश्य निम्न है। नंबर 1, परिव्यय। परिव्यय में क्या है? एस्टीमेट तैयार करके नए निर्माण या मरम्मती कार्य पर होने वाले खर्च का पूरा अनुमान लगाया जा सकता है और सरकारी बजट में आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है। सेकंड नंबर क्या है? सामग्री, औजार, यंत्र, श्रमिक व समय। अब किसी कार्य को शुरू करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सामग्री में क्या है? ईंट, पत्थर, सीमेंट, लोहा, लकड़ी आदि की मात्रा। अब कौन कौन से उसमें मशीनें लगेगी? मिक्सर लगेगा, वाइब्रेटर लगेगा। तो इन सभी की क्या है संख्या, कितनी संख्या में हमको इसकी आवश्यकता है, कितने हमारे श्रमिक लगेंगे, इनकी दिहाड़ी का मतलब उनकी मजदूरी का ब्यौरा उसमें जो है नोट होगा। नोट होने के बाद उनको जितना उनका एस्टीमेट बन रहा है उसी हिसाब से उसको क्या किया जा रहा है? अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है। प्राकलन परियोजना पर लगने वाली निर्माण समय का भी क्या कराता है? भान कराता है। मतलब उसको जो है उसकी मात्रा को प्राकलन परियोजना पर लगने वाले निर्माण समय का भी भान कराता है। भान मतलब हम कितने समय में इसका कार्य को अनुमान लगाना। भान का मतलब क्या है? अनुमान लगाना। इस कार्य को हम कितने दिनों में कर सकते हैं। विशिष्टियाँ, प्राकलन में दी गई विशिष्टियों के अनुपालन से निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनाई जाती है। विशिष्टियों का मतलब क्या है कि हमारा निर्माण कार्य किस तरह के होने वाला है। अब आप एस्टीमेट बना दिए, एस्टीमेट बनाने के बाद उसमें जो है स्पेसिफिकेशन होता है, जो विशिष्टियाँ जिसको कहते हैं उसके अनुसार ही काम होता है। जैसे कोई दीवार बननी है, अब वो ईंट की बननी है कि पत्थर की बननी है, किस सामग्री का प्रयोग होना है, कितनी मात्रा का प्रयोग होना है, उसमें विशिष्टियों में उसका क्या होता है? ब्यौरा दिया गया होता है। नेक्स्ट आपका क्या है? कार्य की प्रगति। कार्य की प्रगति प्राकलन से क्योंकि परियोजना की निर्माण अवधि का पता लग जाता अतः कार्य को समयबद्ध तरीके से किया जा सकता है। इसमें क्या होता है? अब आपको पता है कि आपका कार्य क्या होना है, तो उसके लिए अब एक सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में आपका इसी के द्वारा ही चार्ट तैयार किया जाता है कि इस कार्य को इतने दिन में हमको कर लेना। जैसे कि अभी आपको नींव का कार्य करना है, तो नींव के कार्य करने के लिए आपको 10 दिन का समय दिया गया। 10 दिन में आपको क्या करना है? फाउंडेशन वर्क कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद फाउंडेशन वर्क जब हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या होगा? ऊपर आपको वाल उठानी है, तो वाल उठाने के लिए आपको 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, जैसे जैसे आपका निर्माण कार्य होगा उसी हिसाब से उसको क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है कि इतने समय के अंदर हमारा ये कार्य पूरा हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है निविदाएँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ठेकेदार से निविदाएँ आमंत्रित करने के लिए परियोजनाओं का प्राकलन होना जरूरी है। आकलन के आधार पर ही ठेकेदार या सप्लायर अपनी बोली बिड मतलब कि बोली लगाना का मतलब क्या है कि जैसे कि आप कोई टेंडर निकालेंगे तो टेंडर निकालने के बाद उसमें कई ठेकेदार उसको क्या करेंगे? उस टेंडर को भरेंगे। अब उस टेंडर में बिड लगाने का मतलब क्या हुआ? बिड लगाने का मतलब है कि आप उस कार्य को कितने रुपए में उसको क्या करेंगे? करा ले जाएंगे। अब जैसे कि मान लीजिए 100 रुपये का कार्य है, अब कोई उस कार्य को 99 रुपये में कराएगा, कोई उस कार्य को 95 रुपये में भी करा सकता है, कोई 97 में करा सकता है। तो अब टेंडर निकालने का मतलब क्या है? गुणवत्तापूर्ण कार्य कम से कम दाम में कराया जा सके। तो इसलिए बिड, अब जैसे बिड जो मान लो 100 रुपये में जो 95 रुपये वाला व्यक्ति है, 95 रुपये वाला जो ठेकेदार है, उसको वो क्या होगा? वो टेंडर उसको मिल जाएगा। उसके द्वारा अब इसीलिए जो क्या है निविदाएँ बनाई जाती है। निविदाएँ इसलिए बनाई गई कि उसके कार्य को क्या है? कार्य के स्तर में जो लाभ हानि से क्या हो सके? बचा जा सके। जैसे कि कोई कार्य 100 रुपये में होना है, तो अगर उस कार्य को अगर हम बाद में कराते हैं तो बाद में कराएंगे तो क्या होगा? अब उसका अनुमान हम लगा नहीं पाएंगे। अगर अनुमान नहीं लगाएंगे तो हमारे पास 100 रुपये का काम है, हमारे पास है 80 रुपये, तो हम 80 रुपये तक ही काम कराएंगे। 100 रुपये में है तो 100 रुपये की जगह हमारा जो है वो क्या हो जाएगा? काम हमारा अधूरा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कितना है? 80 रुपये ही। भुगतान का आधार। भुगतान का आधार क्या है? ठेकेदार को आंशिक या पूर्ण भुगतान करने के लिए प्राकलन को समय को सामने रखा जाता है ताकि अत्य भुगतान ओवर पेमेंट से बचा जा सके। प्राकलन निर्माण कार्य का मार्गदर्शक तथा नियंत्रक होता है। अब
कोई कार्य होता है, ठेके पर होता है, तो उसमें क्या है, पूरी तरह से भुगतान कर दिया जाता है जब वो कार्य को समाप्त कर देता है। और आंशिक का मतलब क्या है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क होने वाला है तो उसमें पार्ट बाई पार्ट उसका क्या किया जाता है, पेमेंट किया जाता है उसके जो कार्य है उसकी गुणवत्ता को देखने के बाद इंजीनियर द्वारा उसको क्या किया जाता है, उसके बिल को पास किया जाता है। जैसे कि अब कोई बिल्डिंग बन रही है, तो बिल्डिंग बनने में उसमें जो फाउंडेशन वर्क पूरा हो जाने के बाद उसकी जो है जांच जो है किसके द्वारा, इंजीनियर के द्वारा कराई जाती है। उसके बाद इंजीनियर उस कार्य को देखने के बाद उसका जो ठेकेदार का जो कार्य हुआ है उसमें जितना उसका खर्च आया है उसका क्या करता है, बिल को पास करता है। बिल पास करने के बाद उस ठेकेदार को उसका क्या किया जाता है, भुगतान कर दिया जाता है। तो यहाँ पर नियम के कार्य में किए गए भुगतान को क्या कहेंगे, आंशिक रूप से भुगतान। उसके बाद जैसे जैसे हमारा कार्य प्रगति पर चलता है उसी हिसाब से उसको क्या किया जाता है, भुगतान कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, संपत्ति का मूल्यांकन व बंधकता। और इसमें क्या है, भवनों तथा अन्य संपत्ति के क्रय विक्रय, किराया, ऋण बंधक करते समय इनका प्राक्कलन बनाना आवश्यक होता है। आग लगने की, बाढ़, भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त भवनों का मुआवजा दावा करने के लिए भी इसका प्राक्कलन तैयार करना जरूरी होता है। अब इसमें क्या है कि आप किसी भी संपत्ति को क्या कर रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्राक्कलन करना पड़ेगा। खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं या उसको क्या करते हैं, लोन लेने जाते हैं तो पहले उसकी क्या वैल्यूएशन की जाती है कि आपकी जो संपत्ति है उसकी कीमत कितनी है। उस हिसाब से क्या किया जाता है, आपको ऋण बैंकों द्वारा दिया जाता है। अब कहीं पर आग लग गई, बाढ़ आ गया या किसी भी कारण से आपका क्या हो गया, भवन जो है गिर गया, क्षतिग्रस्त हो गया, तो उसके मुआवजे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्राक्कलन जिस हिसाब से आएगा उस जितनी आपकी भवन की कीमत आएगी उसी हिसाब से आपको क्या किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट है निर्माण लागत को प्रभावित करने वाले कारण। इसमें पहला नंबर है सामग्री। सामग्री क्या है, निर्माण सामग्री परियोजना की लागत को बहुत अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि परियोजना की राशि का 65 से 70% भाग निर्माण सामग्री के क्रय पर आ जाता है। क्यों, आप जैसा भी मकान बनवा रहे हैं या जैसा भी निर्माण कार्य कर रहे हैं उसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है सामग्री। सामग्री आप मटेरियल आप कौन सा यूज कर रहे हैं उसके द्वारा जो है आपकी क्या है, कंस्ट्रक्शन जो आप वर्क करा रहे हैं उसकी जो है क्या निर्माण लागत डिपेंड करेगी। अब जैसे कि क्या है, के आधार पर सामग्री के भिन्न भिन्न दरें होती हैं, जैसे प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और निर्माण विशिष्टियों के अनुरूप ही सामग्री का चयन किया जाता है। सरकारी विभाग को निर्माण सामग्री बाजार दर से कुछ सस्ती दर पर उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें क्या है, उत्पाद कर एवं स्थानीय कर नहीं देना पड़ता है। यदि आप थोक में कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो आपको क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। तो इस प्रकार सामग्री एक मेन फैक्टर हो जाता है निर्माण लागत को प्रभावित करने वाला। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ढुलाई। निर्माण स्थल को भौगोलिक स्थिति एवं निर्माण सामग्री की उपलब्धता स्थल परियोजना व्यय को बहुत अधिक प्रभावित करता है। अब जैसे कि भौगोलिक स्थिति का मतलब क्या है कि जैसे कि आपको घर बनवाना है या आपको मकान बनवाना है, कोई कंस्ट्रक्शन काम करना है पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ पे आपको क्या है, पत्थरों की बहुलता है, पत्थर आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। यदि अब वहाँ पर आप ईंट से बने हुए निर्माण कार्य को कराएंगे तो आपके लिए वो क्या पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। यदि आप वहाँ पे स्थानीय जो आपको पत्थर मिल जा रहे हैं, जो स्थानीय पत्थर मिल जा रहे हैं, अगर उनसे आप उस कार्य को कराएंगे तो आपका निर्माण क्या होगा, इकोनॉमिकल होगा, आपका निर्माण क्या होगा, मितव्ययी होगा। ठीक। अब नेक्स्ट है आपका औजार एवं मशीनें। बड़े निर्माण कार्यों पर यंत्रों मशीनों के कुशल प्रयोग से जहां निर्माण कार्य की प्रगति व गुणवत्ता में सुधार होता है, वहां हस्तकर्मिकों पर किए जाने वाले व्यय से भी कमी आ जाती है। इससे परियोजना लागत बहुत अधिक प्रभावित होती है। अब यदि आप अगर कोई बड़ा कार्य करा रहे हैं, बड़ा निर्माण कार्य करा रहे हैं, तो वहाँ पे आप अगर श्रमिकों से कार्य कराएंगे तो आपको क्या होगा, आपका जो कार्य है, जो परियोजना आपकी है, जो प्रोजेक्ट है, वो आपको क्या हो जाएगा, बहुत दिन का समय लेगा।
अगर उसी कार्य को आप मशीनों के द्वारा करा रहे हैं तो आपका निर्माण कार्य क्या हो जाएगा, जल्दी ही पूर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अगर आप मशीनों द्वारा कार्य कराते हैं तो आपको क्या हो जाएगी, आपकी परियोजना में क्या होगा, परियोजना की लागत में आपको क्या होगी, कमी होगी। अब इसी जगह अब यदि आप छोटा निर्माण कार्य करा रहे हैं और आप वहाँ पे बड़ी मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, मितव्ययी नहीं होगा, क्योंकि जो आप मशीनें लाएंगे उनका आपको क्या लेना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, उनका रेंट देना पड़ेगा, जिससे आपको क्या है, उनके इंस्टॉलेशन के लिए भी आपको खर्च लगाना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जैसे जैसे हमारी निर्माण कार्य हैं जिस स्थिति में है उस हिसाब से हमको क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका श्रमिक। श्रमिक क्या है, निर्माण कार्य की लागत का 30 से 35% श्रमिकों पर व्यय आता है। जब श्रमिक अपने कार्य के प्रति अकुशल, अज्ञान एवं उदासीन होते हैं या कार्य अधूरा छोड़कर भाग जाते हैं तो परियोजना की लागत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। श्रमिक जो है एक दूसरा मेन फैक्टर है सामग्री के बाद, इस पर 30 से 35% का खर्च आता है। अब निर्माण कार्य, आप कोई भी निर्माण कार्य कर रहे हैं, यदि वहाँ पे आप अकुशल श्रमिक ले जाएंगे, अनस्किल्ड लेबर ले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो आप कार्य करा रहे हैं उसमें आपको जो काम कुशल श्रमिक जो है 1 घंटे में करेगा वो अकुशल श्रमिक आपको क्या करेगा, 1.5 घंटे 2 घंटे लगा देगा। तो इससे आपकी परियोजना की क्या है, परियोजना का समय बढ़ जाएगा, जिससे आपकी क्या हो जाएगी, निर्माण लागत को क्या हो जाएगा, निर्माण लागत इफेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्या है, ऊपरी खर्चे। निर्माण कार्य की प्रगति बनाए रखने के लिए निर्माण काल के दौरान निर्माण काल के दौरान कुछ ऐसे खर्च आ जाते हैं जिनका प्रावधान में प्रावधान नहीं होता। जैसे निर्माण का स्थल पर कोई दुर्घटना हो जाए या बाढ़ लग जाए या आग आ जाए, आग लग जाए, उससे क्या होती है, जो आपकी परियोजना है उसकी लागत को क्या होती है, इफेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है निर्माण स्थल। निर्माण कार्य की स्थल स्थिति भी कार्य की निर्माण लागत को प्रभावित करती है। ऊबड़ खाबड़ कठिनाइयों से भरे हुए अगर स्थान पर आप कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सामग्री एवं श्रमिक दोनों को ले जाने का अतिरिक्त व्यय आएगा, जिससे आपके निर्माण लागत को इफेक्ट होगा।